हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल परिहार कॉमर्स क्लासेस। ये चैनल हर टॉपिक को आसान भाषा में डिस्कस करता है ताकि हर बच्चे की समझ इन टॉपिक्स के बारे में बन पाए। इफ़ यू हैव मिस्ड माय प्रीवियस वीडियोस, डोंट वरी, आई एम शेयरिंग चैनल प्लेलिस्ट in the description where you can find all my videos in one place, and don't forget to subscribe my channel for latest updates. This is video number 7 on chapter 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल, जिनमें से हम पहले के प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के जो प्रिंसिपल डिस्कस होने हैं वो हैं ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव एंड स्पिरिट डे क्रॉप्स। उसके बाद हम कंपैरिजन पढ़ेंगे टेलर के बीच में और हेनरी फ्योल के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। बिजनेस की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये प्रिंसिपल बहुत इफ़ेक्टिव है। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में हम जानते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर पीपल और मटेरियल यानी जो लोग काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, और जो मटेरियल यानी कि जो मशीन्स वगैरह हैं या जो काम करने के लिए जो मटेरियल हमें चाहिए होता है, उस सब को अगर सही प्लेस में रखा जाए और सही टाइमली उसका यूज़ किया जाए तो उससे जो प्रोडक्टिविटी है बिज़नेस की वो ज़रूर बढ़ती है। और अगर लोग सही टाइम पे अपना काम पूरा करेंगे और जो चीज़ जहाँ रखी हुई है वो वहीं रखी रहेगी, तो अगले दिन जब उसको यूज़ किया जाएगा तो उसके आगे से हम उसको यूज़ करना शुरू करेंगे। इसका एग्जांपल है कि घर के अंदर जो है अगर हमने सामान बिखरा के रखा हुआ है तो फिर हमें सही सामान को ढूंढने में टाइम लगता है। लेकिन अगर सामान जो है, चीज़ें जो हैं वो अरेंज्ड वे में रखी गई हैं, ऑर्डर में रखी गई हैं, तो हमें उस सामान को ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल की, इक्विटी प्रिंसिपल। इक्विटी प्रिंसिपल कहता है कि इक्विटी इक्वालिटी फॉर ऑल। इक्वालिटी का मतलब है कि सब में समानता होनी चाहिए। सभी जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सबको इक्वल समझना चाहिए। यही प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैनेजर्स को अपने वर्कर्स के साथ जस्टिस वाला एटीट्यूड रखना चाहिए, यानी कि उनको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो भी वर्कर्स उनके लिए काम कर रहे हैं वो सब बराबर हैं। अगर दो वर्कर्स के बीच में कभी भी प्रॉब्लम होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो मैनेजर को वहाँ पे एक का साथ नहीं देना चाहिए, वहाँ पे जो सही है उसका साथ देना चाहिए। इससे जो वर्कर्स हैं वो डिवोटली अपना काम करते हैं, लॉयल रहते हैं अपने बिजनेस के लिए, और यही सबसे अच्छी चीज़ है इस प्रिंसिपल की कि अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है तो इससे जो बिज़नेस है वो स्मूथ चलता है और अपने ऑब्जेक्टिव को आसानी से पूरा कर पाता है। फ्योल कहते हैं कि बिज़नेस के अंदर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, जेंडर के बेसिस पे हो या और कोई बेसिस हो, किसी भी तरीके का किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। फ्यूल कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ का जो सिलेक्शन वो बहुत केयरफुली करना चाहिए, और एक बार सिलेक्शन करने के बाद एम्प्लॉयज़ को टाइम देना चाहिए कि वो जो भी काम उनको दे रखा है उसका रिज़ल्ट वो दे पाएँ। अगर हम उनको बिना उनके रिज़ल्ट दिए या फिर बिना उनको टाइम दिए उनसे रिज़ल्ट एक्सेप्ट करते हैं तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस काम को जल्दी करे और उस काम में जो भी उसको काम दे रखा है उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिले। ऐसा नहीं हो सकता है, उनको टाइम मिलना चाहिए, तभी उस काम को वो सही तरीके से कर पाएंगे और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो उनको पूरा कर पाएंगे। अगर एम्प्लॉयज़ बिज़नेस को छोड़ देते हैं, अगर कुछ टाइम काम करने के बाद उनसे जब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं और जब वो उस बर्डन को नहीं संभाल पाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं, और इसका लॉस सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन फिर नए लोगों को रिक्रूट करने में, ट्रेनिंग देने में बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। इसीलिए जो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल है, इसका मतलब है कि अगर एम्प्लॉय को हमने काम पे रखा है तो उसे टाइम देना चाहिए अपने आप को प्रूव करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि उनका एक फ़िक्स टेन्योर रखा जाए, फ़िक्स टाइम रखा जाए जिस टाइम तक कि वो उस बिज़नेस के में बने रहें।
तो ये है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव की, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्योल कहते हैं कि वर्कर्स को एनकरेज करने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपने वर्कर्स को हमेशा एनकरेज करके रखें, ताकि वर्कर्स को किसी भी तरीके का अगर बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी काम होता है, उस काम को करने के लिए वो कभी पीछे ना हटें, हमेशा आगे बढ़ चढ़कर उस काम के लिए आगे आएँ। इसी को कहा जाता है इनिशिएटिव। एक इंटेलिजेंट पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए रेडी रहता है। उसे पता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे बिज़नेस को आगे पहुंचाएगी, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में उसकी मदद करेगी, और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो उस अपॉर्चुनिटी को जल्दी से जल्दी ग्रैब करते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव प्रिंसिपल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारी जनरल लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए हमारे लिए क्या फ्रूटफुल है, हमारे लिए क्या अच्छा है, उसको देखते हुए हमें हमेशा काम करना चाहिए, इनिशिएटिव लेने चाहिए। फिर आता है लास्ट प्रिंसिपल जो फ्योल का है, स्पिरिट डे कॉप्स। तो इसका मतलब होता है कि इस सेंटेंस का मतलब है कि जो कॉपरेशन है, यानी कि मिलजुल के काम करने की जो एक स्पिरिट है, यानी कि जो लोगों के अंदर होनी चाहिए स्पिरिट, एक मिलजुल कर काम करने की, वो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़ में होना चाहिए। स्पिरिट हर एम्प्लॉय के अंदर में होनी चाहिए, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं। अगर वो सब का एक एम नहीं होगा और सब मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो बिज़नेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, हर किसी एम्प्लॉय को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, और तभी जाके वो मिलजुल कर काम करते हैं, और जब ऐसा होता है तो फिर बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से पूरा किया जाता है। तो ये थे 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल। अब पढ़ते हैं फटाफट कि जो हेनरी फ्योल हैं और एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं, उनके प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहले बात करते हैं, जो पहला यहाँ पे दिया हुआ है पर्सपेक्टिव, यानी कि जो हेनरी फ्योल ने, उन्होंने हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में बात करी। उन्होंने उनके डेवलपमेंट में उनका किस तरह से इम्प्रूवमेंट होगा, यानी मैनेजर्स के बारे में, कि मैनेजर्स का क्या रोल है और मैनेजर्स के रोल को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है, और मैनेजर्स की एफिशिएंसी को और कैसे बढ़ाएं। उन्होंने हमेशा इस पर्सपेक्टिव के बारे में बात करी। वहीं अगर एफ.डब्ल्यू. टेलर को देखें तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमेशा शॉप फ्लोर लेवल के जो लोग हैं उनके बारे में बात करी, यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, वो उनकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए और वो किस तरह से काम करें ताकि बिज़नेस की प्रोडक्टिव बढ़े, इसके लिए हमेशा एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बात कही। सेकेंड जो डिफरेंस है वो है यूनिटी ऑफ कमांड का। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, जिसको इन्होंने स्टॉन्च प्रोपोनेंट कहा है, इसके अकॉर्डिंग जो यूनिटी ऑफ कमांड है उसके अंदर में क्या होता है कि जो कमांड है वो एक ही बॉस से मिलनी चाहिए, यानी हर चीज़ का एक ही बॉस होना चाहिए, ये हेनरी फ्योल कहते हैं। और हर किसी को उनके लिए जो भी ऑर्डर देता है बॉस, उसको फॉलो करना चाहिए, ये हेनरी फ्योल कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर एफ.डब्ल्यू. टेलर को देखें तो एफ.डब्ल्यू. टेलर नहीं मानते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो एक ही बॉस से होनी चाहिए। उनका मानना है, अगर हम फंक्शनल फोरमैनशिप को याद करें, उनकी जो टेक्निक उन्होंने दी थी, जो प्रिंसिपल उन्होंने दिया था, उसके अकॉर्डिंग जो है फंक्शनल फोरमैनशिप में 8 स्पेशलिस्ट होते हैं, और 8 स्पेशलिस्ट किसी एक के लिए काम करते हैं, एक चीज़ के लिए काम करते हैं, तो वहाँ से 8 स्पेशलिस्ट का ऑर्डर जो है वर्कर्स को फॉलो करना पड़ता है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, यानी कि हर जगह पे फॉलो होते हैं। अगर इनको फॉलो किया जाएगा तो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो ज़रूर अचीव हो पाते हैं। वहीं एफ.डब्ल्यू. टेलर की अगर बात करें तो एफ.डब्ल्यू. टेलर की जो टेक्निक्स हैं, जो प्रिंसिपल उन्होंने दिया, वो कुछ स्पेशल जो सिचुएशंस होती हैं वहाँ पे लगाई जाती हैं, और उन स्पेशल सिचुएशंस में ही वो कारगर होते हैं। फॉर्मेशन की बात करें किस तरह से बने इनके प्रिंसिपल, तो हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल बनाए वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे उन्होंने ये सारे जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में उन्होंने बात कही। वहीं एफ.डब्ल्यू. टेलर ने
ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन किया। उन्होंने पहले ऑब्ज़र्व किया चीज़ों को, उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पे कि इसको लगाने से, इस टेक्निक को लगाने से क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो वो तरीका यूज़ करके उन्होंने जो है अपने जितने भी टेक्निक्स हैं उनको बनाया। फोकस की अगर बात करें तो हेनरी फ्योल ने हमेशा फोकस करा है कि सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसके अंदर में इम्प्रूवमेंट आए। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट आएगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत आसानी से पूरा कर पाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमेशा, क्योंकि वो उन्होंने फैक्ट्री के बारे में बात करी, तो वो हमेशा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के बारे में बात कहते हैं। पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो हेनरी फ्योल एक प्रैक्टिशनर थे जिन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बुक लिखी थी, और जितने भी प्रिंसिपल उन्होंने दिए थे उन्होंने खुद एक्सपीरियंस करके उन प्रिंसिपल को फॉर्म किया था। वहीं एफ.डब्ल्यू. टेलर को अगर देखें तो वो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशन करके अपने जितने भी टेक्निक्स थे उनको दिया, तो इसीलिए वो एक साइंटिस्ट थे। हेनरी फ्योल के दिए गए प्रिंसिपल को जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, और एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो प्रिंसिपल्स थे उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कहा जाता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर प्रिंसिपल्स। तो इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। तब तक के लिए थैंक यू।